आज से हम लोग फंडामेंटल आर्ट्स ले स्टार्ट करेंगे, तो पहले उसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस होता क्या है फंडामेंटल आर्ट में। सबसे पहले कला। कला क्या है? अगर हम कला पढ़ रहे हैं तो पहला क्वेश्चन आता है कि कला है क्या। कोई बताएगा कि कला क्या है? किसी को पता है कला क्या है? एक वर्ड, एक लाइन, दो सेंटेंस में। पहला सेंटेंस आता है कला क्या है, फिर कला का अर्थ आता है कि आखिर कला का अर्थ क्या है, फिर कला की परिभाषाएं आती हैं। क्वेश्चन कला की क्या है यहाँ से भी आता है, कला का अर्थ से भी आता है, और कला के अर्थ में ही कई बार क्वेश्चन आए हैं तो ये। और कला की परिभाषाएं कौन कौन से पुरातत्ववेत्ता हैं, कौन कौन से सौंदर्य शास्त्री हैं, दर्शन शास्त्री हैं, इन लोगों ने कलाओं पर क्या क्या अपने विचार दिए हैं, वो सारी परिभाषाएं। भारत के परिदृश्य से अलग विचारधाराएं होती हैं परिभाषा में, और वेस्टर्न के से अलग परिभाषाएं होती हैं। तो इसलिए इनकी परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर आता है कला का वर्गीकरण क्या है, कला को कितने भागों में बांटा गया है, उसका वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है, किस किस ने कला का वर्गीकरण किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम आते हैं साहित्य पे कि भारतीय कला के 6 अंग, 6 अंग जिसको हम संस्कृत में षडंग कहते हैं। तो वो 6 अंग कौन सा है? ये श्लोक भारतीय कला का 6 अंग है। यहीं से कला की शुरुआत मानी जाती है। कला में अगर रेखा रंग रूप ना होता तो कला क्या पॉसिबल होती? हो ही नहीं सकती थी। तो उसे उससे भी पहले क्या है, उसका अंग आता है कि कला के कितने अंग होते हैं। तो कला के 6 अंग होते हैं। कौन कौन सा? रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, सदृश, वर्णिका, भंग, ये 6 होते हैं। जिसमें से रूप भेद का मतलब होता है देखे गए रूपों में भिन्नता क्या होती है। जब हम किसी दो व्यक्तियों का अलग अलग रूप देखते हैं तो हमें क्या वो चीजें सेम दिखती है? नहीं। जब हम दो अलग अलग पर्सन के रूप को देखते हैं, फेस को देखते हैं, तो वो दोनों में भिन्नता होती है, तो वो हो जाता है रूप भेद। वैसे ही जब हम दो अलग अलग व्यक्तियों का रूप पोर्ट्रेट को बनाएंगे तो उसमें जैसे हमें देखने में प्रकृति में हम किसी भी रियल पर्सन को देखते हैं तो उनके फेस में हमें भिन्नता दिखती है, उसी तरह जब हम किसी अलग अलग पर्सन के रूप को बनाएंगे तो वो रूप भेद हमारे भी पेंटिंग में आना चाहिए। तो यहाँ से होता है रूप भेद। अब प्रमाण आ गया। प्रमाण वो जो हम रूप का निर्माण कर रहे हैं, पोर्ट्रेट बना रहे हैं, उस पोर्ट्रेट में क्या कितना मेजरमेंट होगा, कितना प्रमाण होगा, कितना अनुपात होगा, कितने ताल का सर होगा, कितना हाथ होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि हम जब हम बना रहे हैं तो सर को हम इतना बड़ा बना दें और बॉडी को हम इतना बड़ा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है ना। तो उसमें एक प्रमाण होता है। तो उसी प्रमाण को, उसी अनुपात को जब हम उसमें देखते हैं, समझते हैं, तो उसी रूप को किसके अकॉर्डिंग? प्रमाण के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अब ये प्रमाण प्रमाण कितना? पूरे बॉडी का हो जाता है कि हाथ कितने बड़ा होगा, पैर कितना बड़ा होगा। अगर फेस इतना अंडाकार फेस बना रहे हैं तो अंडाकार फेस में नोज को कैसे रखेंगे, ईयर को कैसे रखेंगे, आईज को कैसे रखेंगे, सब अपने आप में एक मेजरमेंट से होता है, प्रमाण से होता है, अनुपात से होता है। फिर उसके बाद आती है जब हम रूप में देखे गए रूपों में भिन्नता कर लेते हैं, फिर प्रमाण अनुपात के अकॉर्डिंग उस रूप को बना लेते हैं। फिर आती है भाव की बात कि जो फेस हम बना रहे हैं उस फेस को अगर हम बहुत ही दुखी मन से फेस बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो फेस हम बना रहे हैं किसी महिला का फेस हम बना रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि उस फेस पे भाव ऐसा है कि वो महिला दुखी है, तो हमारा वो भाव भी तो दुखी वाला दिखाएंगे। क्या हम उस महिला के फेस को स्माइल वाला बना देंगे तो क्या देखने वाले के मन में वो भाव उत्पन्न होगा कि वास्तव में वो महिला स्माइल कर रही है? तो क्या वो दुखी है? कभी नहीं दुखी होगी। तो भाव भी वैसा ही होना चाहिए। लावण्य मतलब बाहरी सौंदर्य। जो हम फेस को बना रहे हैं उसको ऐसे ही नहीं कि मतलब बनाए में बहुत सुंदर नारी को रहे हैं और बना दे हम एकदम अजीब सा डेविल टाइप के तो बाहरी सौंदर्य जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बाहरी सौंदर्य को बहुत अच्छे से देखना जरूरी है कि बाह्य सौंदर्य क्या अच्छा है या नहीं है। फिर आती है सादृश्य। सादृश्य का मतलब है जिस भी रूप को हम देख के रूप बना रहे हैं उस रूप को देखने में सादृश्य में जैसा रूप हम सामने देख रहे हैं वैसा ही रूप हमारी पेंटिंग में आना चाहिए, उसको सादृश्य कहते हैं। फिर है वर्णिका भंग, रंगों का कलात्मक तरीके से प्रयोग और भंग जो उस रूप का, उस पोर्ट्रेट का भाव भंगिमा होता है वो। तो ये हमारे रूप भेद, ये कला के 6 अंग होते हैं जो जिसका श्लोक है रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सदृश वर्णिका भंग चित्र इति षडंकम। ये क्या हो गया? ये कला के 6 अंग। अगर क्वेश्चन पूछे कला के कितने अंग हैं तो कला के 6 अंग होते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं 6 लिम्बस ऑफ पेंटिंग। इसी 6 लिम्बस ऑफ पेंटिंग में अवनींद्र नाथ टैगोर ने, बंगाल शैली के जो जन्मदाता हैं अवनींद्र नाथ टैगोर ने, उन्होंने इसी नाम से बुक लिखी है। तो ये क्वेश्चन पूछता है 6 लिम्बस ऑफ भारतीय आधुनिक कला में 6 लिम्बस ऑफ पेंटिंग किसकी है? तो अवनीन्द्रनाथ टैगोर की। और प्राचीन भारत में पूछेंगे तो प्राचीन भारत में 6 भारतीय कला के 6 अंग इस श्लोक से होता है। भारतीय कला के काम सूत्र में वात्स्यायन ने ये कला के 6 अंगों को ऐसे ही रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण योजनम सदृश वर्णिका भंग चित्रिति षडंकम लिख के छोड़ दिया। इसको व्याख्या नहीं की, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया। 11वीं शती में यशोधर पंडित जब आए हैं, 11वीं शती में जब यशोधर पंडित आए हैं जो
जयपुर के राजा के दरबार में थे, उन्होंने जब काम सूत्र को पढ़ा तो उसमें से ये श्लोक को उठाया और इस श्लोक पे एक रिसर्च किया, शोध किया और इस पे एक टीका लिखा। टीका का मतलब होता है अपना पूरा एक बुक लिख दी इस पे, जिसमें रूप भेद को उन्होंने अलग एक्सप्लेन किया, प्रमाण को अलग, भाव लावण को अलग, कि भाव अलग होगा लावण्य अलग होगा, सदृश को अलग, वर्णिका भंग को अलग। तो इसमें उन्होंने क्या किया, तो इसके टीका की जब बात आएगी तो टीका किसने किया था, यशोधर पंडित ने, जो 11वीं शती में जयपुर के राजा के दरबार के पंडित थे। और ये श्लोक किसने लिखा था, तो वात्स्यायन ने अपने ग्रंथ काम सूत्र में इसको लिख दिया था। और इसका टीका यशोधर पंडित ने किया था 11वीं सदी में। फिर आता है कला के 6 अंग, जिसे हम एलिमेंट ऑफ आर्ट कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि अगर रेखा ना हो, रंग ना हो, रूप ना हो, तो क्या कला पॉसिबल है? नहीं। अगर आप सोचिए अपने मन में कि अगर रेखा ना होती, रूप ना होता, रंग ना होता, तो क्या हम कला बना सकते? नहीं। जैसे फंडामेंटल आर्ट, आर्ट जो है वो कला की क्या है, एबीसीडी है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा फंडामेंटल आर्ट, तब तक कोई भी पर्सन चित्र को ना बना सकता है, ना चित्र को समझ सकता है। क्योंकि चित्र को समझने के लिए भी एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल, रूप भेदा, प्रमाण यानी भाव लावण्य योजना, सदृश, वर्णिका भाग और संयोजन के सिद्धांत यानी संयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाव, प्रभाविता, प्रमाण, ये क्या होना चाहिए, ये आना जरूरी है, तभी चित्र को समझा भी जा सकता है। तो कला के तत्व कितने होते हैं, ये भी 6 होते हैं। कौन कौन सा? रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल। रंग को ही वर्ण कहा जाता है, जहां से लिया गया है वर्ण। रेखा को हम क्या करते हैं, रेखा को रेखा के उससे दिखाते हैं, रेखाएं ये हमारी हो गई, जो बेड़ी भी होती हैं, खड़ी भी होती हैं, ऐसे भी होती हैं, तो ये रेखाएं। रूप, जो हम रूप बनाते हैं, किसी भी पर्सन का रूप बनाएंगे, कोई भी हो, रूप बनाएंगे तो वो जिसे फॉर्म्स कहते हैं, वो रूप जो बन के आता है सामने, उसे रूप कहते हैं। उसमें जब हम रंगों को भरते हैं तो उसे रंग कहते हैं। अब उस रंग को हल्का या गहरा, कम ज्यादा शेड, उसको तान कहते हैं। जिस धरातल पर बनाते हैं उस वो छूने में कैसा है, उसको टेक्सचर कैसा है उसका, वो पोत हो जाता है। फिर अंतराल क्या हो जाता है, वो कलाकार का कार्य क्षेत्र अंतराल कहलाता है, जहाँ पे कलाकार क्या बनाता है, चित्रों को बनाता है। तो ये हो गया कला के 6 अंक, कला के 6 तत्व। कौन कौन सा? रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल। फिर हमारा आता है संयोजन के सिद्धांत। संयोजन के सिद्धांत क्या होगा? संयोजन के भी कितने सिद्धांत होते हैं? 6 सिद्धांत होते हैं। कौन कौन सा? सहयोग, सहयोग, ये सहयोग और एकता एक है। जो कला के 6 अंग, कला के 6 रूप तत्व जो होते हैं, कौन कौन से? रेखा, रंग, रूप, तान, पोत और अंतराल। ये सहयोग और एकता क्या कह रहा है? सहयोग और एकता ये कह रहा है कि रेखा, रंग, रूप, तान में क्या होनी चाहिए? आपसी एकता बनी होनी चाहिए, आपसी सहयोग होना चाहिए। अगर रेखा, रंग, रूप, तान में और में आपसी सहयोग, आपसी एकता नहीं होगी तो ये चित्र निरार्थक हो जाएगा। ये सामंजस्य है, ठीक है, सामंजस्य। और यही सामंजस्य क्या कहता है? रेखा, रंग, रूप, तान, पोत में क्या होना चाहिए? सामंजस्य होना चाहिए। फिर ये संतुलन क्या कहता है? कि रेखा, रंग, रूप, तान, पोत में संतुलन होना चाहिए। और इन लोग, ये प्रवाह और लय एक ही है, प्रवाह और लय। प्रवाह, ये रेखा, रंग, रूप, तान, पोत में क्या होना चाहिए? प्रवाह होना चाहिए, लय एक जैसी होनी चाहिए। और इसमें प्रमाण भी होना चाहिए कि जो अनुपात होता है वही प्रमाण कहलाता है, कि हम हाथ कितना बड़ा बनाए, फेस कितना बड़ा बनाए, सर को कितना बड़ा बनाए, माथे को कितना बड़ा बनाए, कान को कितना बड़ा बनाए, वही मेजरमेंट हो जाता है। तो ये सारी क्या हो जाती है? मेजरमेंट कहलाता है। अब इसके बाद आती है हमारी क्या? विभिन्न माध्यम, माध्यम और प्रविधियां, तकनीकी। पहले माध्यम क्या हो जाएगा? शुष्क और आर्द्र माध्यम हो जाएगा। शुष्क माध्यम कैसे होता है? एक चूर्णित माध्यम, जिसको सूखा सूखा पाउडर के रूप में कहते हैं। एक पेस्टल माध्यम हो जाता है। अब आर्द्र माध्यम में कौन सा होगा? आर्द्र माध्यम, आर्द्र माध्यम में हम टेम्परा को देखेंगे, तैल रंग को, जल रंग को, भित्ति को, एक्रेलिक को, बाटिक को, ग्राफिक को और कोलाज को। ये सब हमारे आर्द्र माध्यम में आ जाएंगे। फिर है प्रमुख शब्दावलियां, देखेंगे कि कौन कौन सी कला में टेक्निकल शब्दावलियों का यूज होता है, जो समझ नहीं आती है कि क्या कैसे यूज होना है क्या नहीं, तो उन शब्दावलियों का अर्थ समझेंगे। और उन शब्दावलियों के अर्थ के साथ उसी की डिफिनेशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे कि वो शब्दावली कहती क्या है। अब हमारा क्वेश्चन आता है, हम अपने क्लास की तरफ, चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं। कोई पहला, कला क्या है? जो भी हमने आप लोगों से पूछा था, किसी ने नहीं बताया कि कला क्या है। तो कला वो है मानवीय भावों की अभिव्यक्ति। एक मानव के अंदर जो भी अभिव्यक्ति है वही क्या होती है, जब हम उसका, उसी मानवीय भाव का, अब हमारे मन में जो भी भाव है उसी भाव की जब हम अभिव्यक्ति करते हैं और कहीं प्रकाशन कर देते हैं, कहीं बना देते हैं, वही क्या कहलाती है? कला कहलाती है। कि मानवीय भावों की अभिव्यक्ति और अथवा प्रकाशन ही कला है।
तो ये बस याद रखिए कि कोई पूछे कला क्या है, तो मानवीय भावों की अभिव्यक्ति अथवा प्रकाशन ही कला है। ये क्वेश्चन अभी जिसका जिसका एलटी मेंस हो जाएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है कि कला क्या है, तो यहाँ से ये सारी मेन पॉइंट यही होगा कि मानवीय भाव की अभिव्यक्ति अथवा प्रकाशन ही कला है। और प्रत्येक कला, जितनी भी कलाएं होती है, वो कैसे हमारी इंद्रियों से, जिसे हम इंग्लिश में सेंस ऑर्गन कहते हैं, वही तो 5 इंद्रियां होती हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं साइंस में कि 5 सेंस ऑर्गन। तो वही इंद्रियों के माध्यम से जिसे हम महसूस करते हैं, आंख से, नाक से, कान से, त्वचा से, वो क्या हो जाएगा कला। जैसे हम काव्य को या संगीत का आनंद लेते हैं, तो काव्य और संगीत का आनंद हम कान से लेते हैं, बिना कान के क्या काव्य और संगीत का आनंद लिया जा सकता है? नहीं। चित्रों का आनंद हम किससे लेते हैं? आंख से लेते हैं। बिना, अगर हमारे पास नेत्र ना हो तो क्या हम चित्रों का आनंद ले सकते हैं? उसी तरह जो पोत होता है, पोत का आनंद हम कैसे लेंगे? अपने हाथों से उसको टच करके लेंगे। तो ये क्या है? हमारी इंद्रियां होती हैं। तो कलाएं कौन सी है? अब जैसे पाक कला हो गई, पाक कला, अगर कोई पाक भी, खाना बनाना भी एक कला होती है। पाक कला को अगर टेस्ट करना हो, किसी व्यंजन को टेस्ट करना हो, तो क्या आप जो मेरी हमारी टेस्ट करने की इंद्रियां हैं, क्या बिना उसे टेस्ट किया बता देंगे? क्या आप कान से सुन के और नाक से सूंघ के बता देंगे कि ये भोजन कितना स्वादिष्ट बना है? नहीं। तो हम कोई भी कला हो, प्रत्येक बात यहाँ प्रत्येक कला की हो रही है। प्रत्येक कला कैसे? हमारी इंद्रियों के माध्यम से महसूस किया था। यहाँ हम सिर्फ चित्रकला या मूर्ति कला की बात नहीं कर रहे, प्रत्येक कला की। तो प्रत्येक कला हमारी इंद्रियों के माध्यम से महसूस किया जाता है। अब हर्बर्ट रीड ने कहा है, हर्बर्ट रीड एक सौंदर्य शास्त्री थे, उनका कथन था कि अभिव्यंजना ही कला है। तो अब हम कहते हैं कि हमारे मन में एक अभिव्यंजना है कि हमें पानी पीना है, क्या वो कला है? नहीं, वो कला नहीं। तो इन्होंने ये भी साबित किया कि किंतु प्रत्येक अभिव्यंजना कला नहीं हो सकती है। जो हम अपने दैनिक जीवन में कार्य को सोचते हैं और करते हैं, वास्तव में जो काम हम करते हैं वो कला है, लेकिन प्रत्येक अभिव्यंजना को कला के रूप में नहीं रखा गया। ऐसी कलाएं जो हमारे इंद्रियों को खुशी दे, ऐसी कलाएं जो हमारे, इससे हमारी इंद्रियां आनंदित होती हैं, उन सारी चीजों को कला के श्रेणी में रखा गया है। तो कला कौन सी? ऐसी कला, ऐसी अभिव्यक्ति, ऐसी अभिव्यंजना जो हमारी इंद्रियों को आनंदित करे, उसको हम क्या कहेंगे? कला कहेंगे। तो अभिव्यंजना ही कला है, सही है, लेकिन तू प्रत्येक अभिव्यंजना कला नहीं होती है। ये किसने कहा है? हर्बर्ट री ने। तो ये कथन याद रखिएगा। अब कला की उत्पत्ति कब से हुई है? तो जब से सभ्यता, हम लोग जब प्राचीन कला पढ़ते हैं, सभी लोगों ने, जाहिर सी बात है, प्राचीन कला कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा। तो जब हम प्राचीन कला पढ़ते हैं, तो प्राचीन कला में हम सबसे पहले प्रागैतिहासिक सभ्यता पढ़ते हैं। तो जब से प्रागैतिहासिक के बाद जो सभ्यताएं शुरू हुई, जो प्रागैतिहासिक लोग थे, जब से सभ्यता क्या अपने शैशव काल में थी, छोटी थी, तब से ही मनुष्य ने अपने चारों ओर की जो वातावरण देखा, उसी वातावरण को देखने के बाद उसी से प्रभावित हो गया, और प्रभावित होते होते क्या किया उसने? अपनी विचारों को, कल्पनाओं को, भावों को, अनुभूतियों को, और अपने मन की जो संवेदनाएं हैं और प्रभावों को एक दूसरे के सामने जब रखने की कोशिश की। अगर मान लीजिए हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीजें, हम सामने वाले के वो सामने, आपके सामने वो रखना चाहते हैं, तो हमें उसको रखने के लिए कोई ना कोई तो माध्यम चाहिए। चाहे हम वाणी से रखें, बोल कर रखें, चाहे लिख कर रखें, चाहे चित्र बना के रखें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन अपने मन के भावों को सामने वाले तक कन्वे करने के लिए, पहुंचाने के लिए किसी ना किसी साधन का, तो माध्यम का लेना ही पड़ेगा। तो वही क्या हो जाती है? वही जो, उसी का जब हम अपने मन के अंदर जो चल रही अभिव्यक्ति का जब हम प्रकाशन करते हैं, प्रकाशन कर दिया। वो प्रकाशन कैसे हो जाए? वो चित्रों के माध्यम से भी हो सकती है, वो वाणी के माध्यम से भी हो सकती है, वो लिखावट के माध्यम से भी हो सकती है। तो उसी प्रकाशन को क्या कहा जाता है? कला कहा जाता है। पहले के समय में सभी कलाओं को क्या किया जाता था? जितनी भी चीजें होती थी, वो चाहे संगीत हो, नृत्य हो, सबको एक ही श्रेणी में रख के कला, धीरे धीरे चीजें बदलती गई, सभी कलाओं को अलग अलग श्रेणी का नाम दिया। कुछ श्रव्य कलाएं हैं, कुछ दृश्य कलाओं की श्रेणी में रखा गया, कुछ सारी कलाओं को अलग अलग श्रेणियों में बाद में आधुनिक काल के समय में रखा गया। तो ये समझ में आया। और अगर हम कला को देखें, तो कला का जो संबंध है, कला और मानव का संबंध, वो आदिकाल से है। और आदिकाल में बहुत ही सहजता से मानव ने कलाओं को प्रारंभिक काल से अपने आसपास के वातावरणों को देखकर किया। जैसे अब देखिए, जैसे पाषाण काल की हम बात करें, तो पाषाण काल में पत्थर के औजार, गुफा और मिट्टी के पात्र बना के क्या किया इन लोगों ने? अपनी कलाओं को प्रदर्शित किया। और अब हम एक बात ये भी कह सकते हैं, जैसे जैसे मानव की सभ्यता का विकास होता गया, वैसे वैसे क्या, कलाओं का भी विकास हो, जैसे जैसे मानव की सभ्यताओं ने एक नया रूप लिया, वैसे वैसे हमारी कलाओं ने भी एक नया रूप, नया माध्यम और नई विचार ली। आदिम कला जो प्रिमिटिव आर्ट थी, वो क्या थी? पत्थरों से प्रारंभ होते हुए, आदिम कला पत्थरों से प्रारंभ हुई और प्रत्येक चरणों में चलती गई, चरणों में चलते चलते कहाँ पहुंची? गुफा हम पहले देखेंगे, आदिम कला किससे? पत्थरों से शुरू हुई थी, फिर वो कहाँ? सैंधव सभ्यता में वो पात्रों पर पहुंची, सैंधव सभ्यता के बाद वो गुफा काल आए, तो गुफा कालों में वो कहाँ पहुंची? भित्ति पे पहुंची, भित्ति के बाद वो कहाँ पहुंची? मध्यकालीन कला में वो पहुंची ताड़पत्रों पर और कागजों पर। फिर आया हमारा राजस्थानी, मुगल और
पहाड़ी शैली, वहां पे क्या हो गई, हमारी कला कागजों पर पहुंची, और कागज पे पहुंचते पहुंचते आज हमारी कला कहाँ है, छापा कला, फोटोग्राफी और कंप्यूटर युग, इंस्टॉलेशन युग तक हम इस कलाओं को क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो सोचिए, जैसे कला प्रागैतिहासिक काल में चट्टानों से शुरू हुई थी, तो वैसे जैसे मानव मानव सभ्यता का विकास हुआ, आज मानव क्या है, एआई जमाने में जी रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो कलाओं में भी क्या हुई, एक चरणबद्ध क्या होता चला गया, उसकी प्रारंभ होते हुए आज वो वर्तमान युग में कहाँ पर पहुंचा है, बहुत अच्छे तरीके से कंप्यूटर युग तक कलाओं को पहुंचाया जा चुका है। अब है कला का अर्थ क्या है, कला का अर्थ सबसे पहला यहाँ पे कला का अर्थ है कि कला संस्कृत भाषा का शब्द है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि कला किस भाषा का शब्द है, तो कला संस्कृत भाषा का शब्द है। कुछ लोग कहते हैं कला इसका मतलब तो हिंदी है, नहीं, ये संस्कृत भाषा, याद रखिए कला संस्कृत भाषा का शब्द है। और कला शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कल धातु से हुई है। कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा। अब कला, इसकी इसका अर्थ क्या है, प्रेरित करना हो गया। इसका अर्थ क्या हो गया, कुछ विद्वान कला शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है कला शब्द की उत्पत्ति कल धातु से हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ विद्वान क्या कहते हैं, कि कुछ विद्वान, जितने सारे के सारे विद्वान कला की उत्पत्ति कल धातु से मानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ अलग विद्वान हैं जिन्होंने क्या कहा, नहीं माना कि कला शब्द की उत्पत्ति कल धातु से नहीं, कर धातु से है। अब ये कला किसको, कला कल धातु का क्या अर्थ होगा, प्रेरित करना। ये याद रखना है कि कला का अर्थ क्या है, कला का अर्थ होता है प्रेरित करना। तो कुछ विद्वानों के, सारे विद्वानों के अनुसार कला का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रेरित करना। तो ये याद रखिए कला का अर्थ क्या है, प्रेरित करना। लेकिन कुछ विद्वान क्या है, कला की उत्पत्ति कर धातु से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न करना, आनंदित करना। अब ये प्रसन्न करना और आनंदित करना कहाँ पे नहीं होगा, मान लीजिए कि किसी विपदा में कोई चित्र बनाया गया है, तो क्या वो भी प्रसन्न करने वाला होगा, आनंदित करने वाला होगा, नहीं। तो यहाँ से ये उत्पत्ति, ये अर्थ क्या हो जाएगा, निरार्थक हो जाएगा। तो इसीलिए ये अर्थ को क्या है, सब जगह मान्यता मिली कि कला कल धातु से है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। लोग इसे देखते हैं, सीखते हैं, प्रेरित होते हैं। यहाँ तक समझ में आया सभी को, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोले, मैं उसको अच्छे से और बता सकती हूँ। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, अरे भाई बोल दिया करो, एक हाँ या ना में किसी को कोई समस्या नहीं होगी। नो मैम। ठीक है, समझ आ रहा है ना सबको, जी मैम जी। ठीक है। फिर अब ये अगले है कि हम आगे बढ़ते हैं, अगली लाइन हमारा, किसी भी कार्य को, हम कोई भी कार्य करें, मान लीजिए कि हम खाना ही बनाते हैं, ठीक है, खाना ही बनाते हैं, तो खाना क्या, किसी भी कार्य को पूरी कुशलता के साथ करें और पूरी निपुणता के साथ करें। जब हम खाना बनाए अपनी पूरी कुशलता, पूरी निपुणता, अपना पूरा एफर्ट देकर बनाए, तो खाने वाले के मन में आनंद की अनुभूति होगी ना, तो वो क्या कहलाएगी, वो भी कला कहलाएगी। वो अलग बात है कि प्राचीन समय में इसको कला के रूप में देखा गया, लेकिन आज के समय में इसको किस नाम से देखा जा रहा है, इसको पाक कला के नाम से देखा। जो होम साइंस पढ़ रहा है उसमें एक ये पार्ट हो जाता है पाक कला। तो जब हम किसी भी कार्य को करते हैं, मान लीजिए कोई लोहार है जो लोहे का कोई काम करता है, तो उसने अपने कार्य को किसे किया, पूरी कुशलता के साथ, निपुणता के साथ किया। तो जो इंसान लोहे का काम करेगा, लोहे से रिलेटेड जो चीजें खरीदेगा, तो उस चीजों को जब वो यूज करेगा, तो उसको भी तो पूरी आनंद की अनुभूति होगी, तो वो क्या हो जाएगा, ऐसी ऐसे कार्य को, कला कोई भी हो, XYZ कोई भी कला हो, जब वो पूरी कुशलता और पूरी निपुणता से की जाए, और वो बहुत 100% इफर्ट के साथ और 100% वर्क दे, तो उसमें क्या होगी, वो यूज करने वालों को 100% क्या देगी, आनंद की अनुभूति देगी, वही कला होती है। अब जैसे क्या हो गया, चित्र बनाना, हम चित्र बनाते हैं, उसमें पूरी कुशलता निपुणता के साथ देते हैं, तो चित्र देखने वाले को जब उसमें आनंद की अनुभूति हो, तो वो क्या होगा, चित्र हमारा संपूर्ण हो जाएगा। फिर मूर्ति बनाना हो गया, काव्य करना हो गया, भी इसमें आगे ले सकते हैं, संगीत हो गया, जैसे जैसे भी कला, स्थापत्य हो गया, सारी चीजें पूरी, बस ये लाइन समझना है कि पूरी कुशलता और निपुणता के साथ जब काम किया जाएगा, तो उसमें 100% एफर्ट के साथ, तो वो आनंद की अनुभूति करेगा। फिर हम आगे जाते हैं, इस प्रकार काव्य को देखिए, नाटक को देखिए, चित्र को, मूर्ति इत्यादि कला के घेरे में तभी आएंगे। अब देखिए ये है कि काव्य हो गया, नाटक, चित्र, मूर्ति, ये सभी हैं, ये सभी है, इसके अलावा कुछ भी आप ऐड कर लीजिए, खाने को ऐड कर लीजिए, कुछ भी, तो कला के घेरे में तभी आएंगे जब उसमें अर्थ, रस, भाव, रूप की सुंदर निष्पत्ति हो। ऐसा नहीं है कि हम खाना बना दिए, उसमें नमक की जगह चीनी डाल दिए, तो जब नमकीन खाना, तो वो क्या, उसमें रस आएगा, क्या वो खाने का सही रूप दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, तो वहां पे वो कला के दायरे में नहीं आएगा। ऐसी कला कला के घेरे में आएगी जहाँ जो रस भी दे, भाव भी दे, रूप दे, सबकी निष्पत्ति करे, वो कला होगी। जैसे गीत गाना, अगर गीत गाना तभी कला कहा जाएगा जब गीत क्या हो, मधुर हो, लय के साथ हो, ताल के साथ हो। ऐसा नहीं कोई भी इंसान कुछ भी बेसुर के साथ गीत गा दे और उसको लोग कहते हैं कि ये कितनी सुंदर कला, नहीं, कला तभी कहलाएगी, गीत भी तभी कला कहलाएगी। जैसे काव्य हो गया, कुछ भी ऊट पटांग शब्दों को जोड़ के एक नया बना दिया गया, जिसका ना रिदम मिलता हो और ना जो आपस में
शब्दों का मेल खाती हो, क्या उसको काव्य कहा जाएगा, कविता नहीं कहा जाएगा। तो वो सारी चीजें होती हैं। अब है कला का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहाँ पे हुआ। तो देखिए, कला का सर्वप्रथम प्रयोग हम सभी लोगों ने पढ़ा था कि कहाँ पर हुआ था। कला का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कला का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। अब ऋग्वेद में किसी ना किसी सेंटेंस में तो हुआ होगा, ऐसे तो नहीं लिख दिया कि कला, बस ऐसे ही कला शब्द लिख के छोड़ दिया गया। तो वहां जो सेंटेंस, जब हम पूरे सेंटेंस पे नहीं जाएंगे कि वो पूरे पैराग्राफ पे जाए, हमको बस मेन उस लाइन से मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यथा कला, ये देखिए, यथा कला यथा शब्द मग शरण सान्यमति, यहाँ पे कला शब्द का, लेकिन इसका एक्सप्लेन नहीं किया गया, वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया गया, सिर्फ ऋग्वेद में इस वर्ड को लिख के छोड़ दिया गया। अब समझने वाले कुछ भी समझ सकते हैं कि इसको क्या कहा गया है। लेकिन उसी के बाद नाट्य शास्त्र में कला शब्द का सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग किसने किया था, किसने किया था, इन्होंने किया था। किसमें, ना तज ज्ञानम ना तक शिल्पम ना सा विधा ना सा कला, ये इसमें क्या किया था, कला शब्द का सबसे पहले। अब इसका अर्थ क्या है, अर्थ होगा ऐसा कोई ज्ञान नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई शिल्प नहीं, कोई विद्या नहीं, कोई कला नहीं, कोई कर्म ऐसा नहीं जो नाट्य में दिखाई न देता हो, जिसे क्या कहते हैं, कला कहते हैं। समझ में आया कि ऐसी कोई विधा नहीं है, ऐसी कोई कला नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है जिसमें कलाओं का क्या है, प्रयोग ना किया गया हो। फिर है भरत मुनि ने अभी नाट्य शास्त्र की रचना से पूर्व। अब भरत मुनि ने जब नाट्य शास्त्र की रचना की थी, तो इस नाट्य शास्त्र की रचना से पूर्व भी तो कला शब्द का प्रयोग होता रहा होगा, लेकिन उस समय कला शब्द का प्रयोग कला नाम से ना होकर किस नाम से हो रहा था, शिल्प के नाम से। याद रखना है कि जैसे किस किस ग्रंथ में, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि किस किस ग्रंथ में कला को कला ना मान के शिल्प शब्द का प्रयोग हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कला शब्द का प्रयोग हुआ कहाँ से। तो आर्ट शब्द जो ये आया है, कला शब्द, ये कौन सी 13वीं सदी में, ये लाइन याद करना है। और ये इसको याद रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, कि आर्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ, 13वीं शताब्दी में हुआ था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि आर्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था, 13वीं शताब्दी में हुआ था। अब ये आर्ट शब्द आया कहाँ से, तो आर्ट शब्द कौन सी, ए आर। अब बात वेस्टर्न आर्ट की कर रहे हैं, तो वो इंग्लिश की कर रहे हैं, तो इंग्लिश का ही तो धातु होगा, तो वो ए आर धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बनाना या ठीक करना। अब हम लैटिन भाषा की बात करते हैं। लैटिन भाषा में आर्ट शब्द किससे, आर्स से, आर्स से या आर्टम से, ये याद रखिए, आर्स से या आर्टम से उत्पन्न माना जाता है, जिसका अर्थ होता है बनाना या उत्पन्न करना। फिर हम यूनानी भाषा में, देखिए हम इंग्लिश भाषा की बात कर रहे हैं, हम लैटिन भाषा की बात कर चुके हैं, और हम आते हैं यूनानी। क्वेश्चन पूछ ले कि इंग्लिश भाषा में आर्ट किस शब्द, किस धातु के शब्द से आया है, तो बस ए आर धातु से। लैटिन भाषा में आर्ट की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आर्स से या आर्टम से हुई है। अब बात कर ले यूनानी भाषा में कला के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ है, तो टेक्ने या टेकने या टेकनी शब्द का प्रयोग। इस शब्द का संबंध किसे, संस्कृत से लिया गया है। अब देखिए, यूनानी भाषा के शब्द को संस्कृत से लिया गया, और संस्कृत में कौन सा शब्द, तक्षण शब्द से लिया है। और तक्षण का शब्द, जब हम कहते हैं ना इसको तराश दो, तक्षण दो, जब हम किसी पत्थर को, मूर्ति को लेते हैं, तो क्या कहते हैं, इसको तक्षण, तराश दो, तो ये हो जाता है तक्षण, जिसका अर्थ होता है तराशना, काट और छाट। जैसे मान लीजिए हम अजंता को ही ले ले, प्राचीन काल में हमारी अजंता है, ठीक है। अजंता प्राकृतिक निर्मित गुफाएं नहीं है, अजंता एक पत्थर थी, एक अर्ध चंद्राकार में। उसको क्या किया है, जब उसको बनाने वालों ने क्या किया, तराशा है, उसमें पत्थर को काटा है। सबसे पहले उसमें क्या किया, गुआश की उत्पत्ति की, गुआश से धीरे धीरे उसमें खंभों को तराशा, तराशते तराशते तब वो लास्ट में क्या किया, दरवाजा बना के वहां से बाहर निकल गए, और बाहर से आके गुआश को बंद कर दिए। तो ये है, तो इसमें क्या किया इन्होंने, सबसे पहले किसी चीज को तराशा, जब किसी चीज को तराशा जाता है, काटा छाटा जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, तक्षण। और उसी तक्षण से क्या बना है, टेकने या टेकने बना है। तो ये यूनानी भाषा का सब समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया है। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि कला, विभिन्न ग्रंथों में कला शब्द का प्रयोग हुआ, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा वर्गीकरण देख लेते हैं। ये जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, चला गया, हाँ, कला का वर्गीकरण लिखा है ना ये, तो हम कला का वर्गीकरण देखते हैं कि कला का वर्गीकरण हुआ कैसे है। तो कला का वर्गीकरण दो रूप में हुआ है। हम ऐसे आज ओरली देख लेते हैं, बाकी जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से विधिवत पढ़ेंगे। आज हम सिलेबस को समझ रहे हैं, वर्गीकरण में मैंने कुछ नहीं बताया था। तो कला को जो वर्गीकरण हुआ है, उपयोगिता किसके आधार पर, उपयोगिता के आधार पर और सौंदर्य के आधार पर। ये दो चीज है, कला का वर्गीकरण दो आधार पे, उपयोगिता के और सौंदर्य के आधार पर। अब उपयोगिता में वो सारी कलाएं हो गई जो आज के रूप में लोग काम करते हैं, जैसे बढ़ई की कला हो गई, सुनारों की कला हो गई, वो सारी कलाएं किसमें चली गई, लोहारों की कला हो गई उपयोगिता में। और वो कलाएं जो सौंदर्य को दिखाएं, जैसे चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, ये सारी कलाएं किसमें हो गई, ये सारी कला सौंदर्य में। तो इस जो सौंदर्य वाली कला को क्या नाम दे दिया गया, ललित नाम दे दिया गया, ललित कला। और उपयोगिता कला क्या हो गई, उपयोगी कला हो गई। अब इसी को क्या नाम दिया गया,कारु और चारु। प्राचीन ग्रंथों में दो नाम दिया गया, कारु नाम दिया गया और चारु नाम दिया गया। कारु नाम क्या हो गया, वो उपयोगी कला, उपयोगी कला को कारु बना दिया गया, और ललित कला को चारु बना दिया गया। अब सबसे पहले महर्षि पाणिनि जो थे, उन्होंने अपने ग्रंथ में
कहा था कलाओं को दो रूप में कहा था, कौन सी कला को? चारुकला और कारुकला। कारुकला को उपयोगी कला कहा और कारुकला को उपयोगी कला कहा, चारु को ललित कला कहा। फिर इसी को कुछ लोगों ने, बाद में कुछ लोग आए, उन्होंने क्या नाम दिया? मेजर आर्ट और माइनर आर्ट नाम दिया। मेजर आर्ट किस में चली गई? ललित कला में चली गई। और माइनर आर्ट किस में चली गई? माइनर आर्ट कारुकला में चली गई। ऐसे करते करते लोगों ने अपना मत देते गए और कलाओं का वर्गीकरण करते गए। फिर आए हीगेल। हीगेल ने क्या कर दिया? सब इसको हिगेलियन क्लासिफिकेशन नाम दिया, और हिगेलियन क्लासिफिकेशन नाम से इसको क्या कर दिया? इसके कई आधार बनाए, जिसमें सबसे पहले उन्होंने महत्व किसको दिया? ललित कला को। जो कारू कला थी, जो चारू कला थी, इसी को उन्होंने ललित कला नाम दिया, फाइन आर्ट दिया। अब देखिए, यही ललित कला किस नाम से आई? फाइन आर्ट के नाम से आई, मेजर आर्ट के नाम से आई, और ललित कला के नाम से आई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिर जब इन्होंने ललित कला को दिया, तो ललित कलाओं में क्या नाम दिया? दो नाम दिया। ललित कला भी कितने पार्ट में हो गई? दो पार्ट में हो गई, दृश्य कला और अदृश्य कला। दृश्य कला में कौन कौन सी कला आई जिसको हम देख सकते हैं? कोई तीन दृश्य कलाओं का नाम बताइए आप लोग। चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, और अदृश्य नृत्य कलाओं कला, का नाम बताइए। काव्य कला, संगीत कला, नृत्य कला, नाट्य कला, ये सारी कला क्या कलाएं हो गई? अदृश्य कला। इसी अदृश्य कला को अन्य नामों से हम जानेंगे, आरूप कला या प्रदर्शनकारी कला, और दृश्य कला को हम रूपरत कला के नाम से। ऐसी कलाएं जो आंखों से देखी नहीं जा सकती। क्या संगीत को कोई देख सकता है? क्या काव्य को कोई देख सकता है? क्या नाट्य को कोई देख सकता है? क्या नृत्य को कोई देख? ये सारी क्या है? महसूस की जाती है। लेकिन चित्रकला को, मैम। हाँ, मैम, नृत्य कला दृश्य में आएगा कि अदृश्य में आएगा? अच्छा ये बताइए, अगर आप कोई नृत्य करता हुआ पुरुष हो या महिला हो, आप उसको छुएंगी तो क्या आप उस पर्टिकुलर पर्सन को छुएंगी कि उसका नृत्य छुएंगी? मैम, पर्सन को छू सकते पर्सन हैं। को छुएंगी ना, उसके नृत्य को छू सकती हैं आप? नहीं। बात यहाँ कला की हो रही है। अगर आप उसके जैसे चित्र, एक चित्रकार के द्वारा बनाई गई चित्र को कोई भी इंसान छू सकता है, जब हम उसको छू सकते हैं, उसके पोत का, उसके टेक्सचर का आनंद ले सकते हैं, तो वो दृश्य कला। लेकिन एक नृत्य का कोई नृत्य को एक्सक्यूज मी मैम। हम्म, मैम, दृश्य कला का संबंध तो आंखों से है ना, तो नृत्य तो हम देख हाँ सकते हैं। हाँ, नृत्य वही चीज है, नृत्य को देख सकते हैं। नृत्य का टेक्सचर छुआ नहीं जा सकता है ना। अगर आप नृत्य करने वाले को छुएंगी तो आप पर्टिकुलर उस नर्तक को छुएंगी, नृत्यांगना को छुएंगी, उसके द्वारा की गई कला को नहीं छू सकती हैं। वो सिर्फ आंखों से आनंद की अनुभूति की जा सकती है। इसीलिए नृत्य कला को अदृश्य कला के रूप में रखा गया है। तो काव्य कला, संगीत कला, नाट्य कला और नृत्य कला। नाट्य कला का मतलब है जो रंगमंच पर नाटक किया जाता है। जो आज के समय में देख लीजिए कि आप जो मूवीज है, जो फिल्म है, क्या आप उस फिल्म को देख सकती, छू सकती हैं? नहीं, सिर्फ उस फिल्म को देख के उसका अनुभव ले सकती हैं। तो इसलिए नाट्य कला या फिल्म कला किसमें आ जाएगी? अदृश्य कला, आरूप कला में आ जाएगी, प्रदर्शनकारी कला में। समझ में आया यहाँ तक? ये हो गया हमारा, क्या हो गया? हम चारुकला, ललित कला की बात कर रहे थे। ललित कलाओं को कितने पार्टों में बांटा गया? दो पार्ट में, दृश्य कला और अदृश्य कलाओं में। जिसमें अदृश्य कला कौन सी? ये याद रखिएगा, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसे परेशान करने के लिए, नृत्य कला दृश्य कला होगी या श्रव्य कला, अदृश्य कला या दृश्य कला होगी। तो लोगों को लगता है कि नृत्य कला तो दृश्य कला है, क्योंकि हम उसको देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते हैं। और ऐसी कला जिसको हम छू सके, देख सके, टच कर सके, वो कला क्या हो जाएगी? दृश्य कलाएं हो जाएंगी। और अब उपयोगी कला, कोई दो चार उपयोगी कला आज के अकॉर्डिंग, कोई तीन चार उपयोगी कला का उदाहरण बताए। स्वर्णकारी, बर्तन बनाना, लकड़ी और कारपेंटरी, जैसे, हाँ ठीक है, जैसे काम है, हस्तकला, जैसे फर्नीचर, हस्तकला में आ गया। जी हस्तकला जी। की हम बात करें, हस्तकला में, वस्त्र हस्तकला में अलंकरण आ वस्त्र जाता है। कला, हाँ, वस्त्र कला आ गया। और सजावटी वस्तुएं आ गया, जो जिससे सजा के, सजावटी। हाँ, सजावटी वस्तुएं आ गया। ये हो गया। फिर हम यांत्रिक मशीनरी कला पे आए। मशीनरी कला में फोटोग्राफी हो गया, ठीक है, फोटोग्राफी हो गया। विज्ञापन कला, विज्ञापन कला से जो जो विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट होता है, क्या कभी कोई विज्ञापन अपने घरों में बना के सुंदरता के लिए रखता है? नहीं। जब कोई व्यवसाय करता है तो सबसे पहले उसका क्या करता है? विज्ञापन ही तो करता है। तो वो विज्ञापन किससे होती है? अर्निंग से। जो कलाएं अर्निंग का स्रोत दे, वो कला क्या हो जाएगी? उपयोगी कला में आएगी। तो विज्ञापन कला, आंतरिक सज्जा और सिनेमा, सिनेमा भी क्या हो जाएगी हमारी? ये कला, उपयोगी कला हो जाएगी। समझ आया यहाँ तक? फिर हिगेलियन क्लासिफिकेशन, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हिगेलियन क्लासिफिकेशन में हिगेल ने क्या किया? ललित कलाओं को 5 पार्ट में कहा है। काव्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, ये सारी। अब हिगेलियन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा है?
हिगेलियन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने हिगेल ने क्या कहा है कि 4-5 प्रकार की कला है जिसमें सबसे कम साधन का प्रयोग हो, सबसे कम वस्तुओं का प्रयोग हो, वो क्या कहलाएगी? सबसे कम साधन और सबसे कम वस्तुओं का प्रयोग, वो सर्वोच्च कला है। बात यहाँ सर्वोच्च कला की और निम्न कला की आती है। तो सर्वोच्च कला कौन सी हो जाएगी? याद रखिएगा, सर्वोच्च कला वो कला होती है जिसमें सबसे निम्न साधन का प्रयोग होता है। अब आप बताइए कि सबसे निम्न साधन का प्रयोग किस में होता है? सबसे निम्न साधन का एकदम ना के बराबर काव्य काव्य में होती है। काव्य में बिना, काव्य कला। हाँ, बिना किसी साधन के, जबकि म्यूजिक और संगीत में भी उसके वाद्य यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। और लेकिन काव्य एक ऐसा है जिसमें किसी भी साधन, इसीलिए सबसे उच्च कला कौन सी कहलाएगी? काव्य कला कहलाएगी। अब सबसे निम्न कला, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। स्थापत्य कला। सबसे उच्च निम्न कला स्थापत्य, क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा मटेरियल का यूज होता है। उसमें एक स्थापत्य को, एक बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो ये सारी वो क्या होगी? सबसे, बस ये दो याद रखना है। हिगेलियन क्लासिफिकेशन में उच्च और निम्न कला, उन्होंने 5 टाइप की कलाएं बताई है। उच्च में काव्य है और निम्न क्या है? ये हो गया थोड़ा सा कलाओं का वर्गीकरण भी। अब जब वर्गीकरण पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से विधिवत पढ़ेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ग्रंथों में कला का क्या क्या शब्द कहा गया है। तो यथा कला, यथा शब्द, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। मग, श्रेण सा नियमिति किसमें कहा गया? ऋग्वेद में। ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है ऋग्वेद में किस माध्यम से, किस श्लोक के माध्यम से कला का प्रयोग हुआ है? तो 3-4 श्लोक दे दे तो कंफ्यूजन। यथा कला, यथा शप में, ये ऋग्वेद में। लेकिन इसमें कलाओं का विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया, सिर्फ क्या बताया गया है कि, बता दिया गया है कि, इसको लिख के छोड़ दिया गया है कि ये सिर्फ कला है। लेकिन उसको अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहे कि यहाँ पे कला का प्रयोग किस यूज के लिए हुआ, किस शब्द के लिए हुआ, तो वहां नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट है, ना तज ज्ञानम ना तक शिल्पम ना साविधा ना सा कला। ये नाट्य शास्त्र में, इसका अर्थ है ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं, ऐसी कोई विधा नहीं जिसमें कला का प्रयोग ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि इस श्लोक का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ था? तो नाट्य शास्त्र में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत, साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य भी है, संगीत भी है, कला भी है, कला विहीन होती है। साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, जैसे अगर पशु का पुच्छ ना हो और सींग ना हो तो वो बेकार है, उसी तरह साहित्य और संगीत भी कला ना हो तो ये बेकार होती है। ये किसने कहा था? भर्तहरि ने। और इन्होंने, इनका एक कथन और है, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना। इसका मतलब यह है कि संसार में जितने भी, मतलब मुंडी है, जितने भी सर है, उन सब के मत क्या है? अलग है। अगर कोई भी आप एक टॉपिक दे दीजिए और संसार में जितने लोग हैं उन सबको दे दीजिए कि वो सभी लोग क्या करें? कलाओं, अपना मत दें इस टॉपिक पे, तो वो जितने लोग होंगे उतनी तरह के, जितने करोड़ लोग होंगे संसार में उतने करोड़ क्या होगा? तो मत होगा। इसीलिए उस पर उन्होंने एक श्लोक दिया भर्तहरि ने, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना। फिर है नेक्स्ट है, कलानाम प्रवरम चित, कलानाम प्रवरम चित्रम धर्म काम मोक्षदम। मतलब इसमें इन्होंने कहा कि कला से मानव जीवन के चारों, कलानाम प्रवरम चित्रम धर्मम काम मोक्षदम, ये चित्र, पहली बात तो ये याद रखना, ये चित्र सूत्र में है। और इन्होंने कहा कि कला से मानव जीवन के चारों पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? अर्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये कला से मानव जीवन के चारों पुरुषार्थ से क्या होती है? मोक्ष की प्राप्ति होती है, धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की। ये चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति किससे होती है? कला से होती है, चित्र सूत्र में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, चित्रे सदृश प्रथम प्रकीर्तिम। ये है कि चित्र सूत्र में सदृश को क्या दिया गया है? प्रथम स्थान दिया गया है। ये याद रखना है। क्वेश्चन पूछता है कि किस ग्रंथ में सदृश को प्रथम सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो चित्र सूत्र में। फिर है, रेखा प्रशंसनी नित्याचार्य वर्तिना चा विलक्षण स्त्रिया भूषण चा मिक्षांति वर्णाशते नित्रे जना चित्र सूत्र। इसका मतलब है चित्र सूत्र में कहा गया, तो चित्र सूत्र के अनुसार रेखा की प्रशंसा कौन करता है? रेखा की प्रशंसा आचार्य करते हैं। वर्तिना चा विलक्षणा यानी छाया, वर्तना यानी छाया प्रकाश, छाया प्रकाश या वर्तना की प्रशंसा बुद्धिमान करते हैं। चा विलक्षणा यानी बुद्धिमान करते हैं। और अलंकरण, अलंकरण और आभूषण की प्रशंसा कौन करती है? स्त्रियां करती हैं। जबकि रंगों की जो प्रशंसा है वो आम लोग, सामान्य लोग करते हैं। तो इसको ये याद रखिए कि रेखा की प्रशंसा कौन करता है? आचार्य करते हैं। जो बहुत ही ज्यादा कला का आचार होगा, कला में नॉलेजेबल होगा,
वो क्या करेगा, वो रेखा की प्रशंसा करेगा, किसी भी चित्र को देखेगा तो रेखा की प्रशंसा करेगा। उसके बाद छाया प्रकाश की प्रशंसा, जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो छाया प्रकाश की प्रशंसा करते हैं। और फिर बात आती है अलंकार और आभूषण की, वो स्त्रियां करती हैं। उसके बाद बात आती है सबसे लास्ट में रंग की, तो रंगों की प्रशंसा कोई भी सामान्य लोग करते हैं कि ये रंग ऐसे है। फिर है पट्टे पट्टे कुटे या चित्र संभव, ये सम्रांगण सूत्रधार में है, बस इसको एज इट इज याद कर लीजिए, इससे कोई ज्यादा मतलब नहीं। पूछ सकता है कि ग्रंथ, ये सूत्र किस ग्रंथ में है। फिर है ना रूपम पाल वृत्य कुमार संभव में, चित्रे इति चित्रम अमर कोश में, अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिगमय, ये ऋग्वेद में, ये इंपॉर्टेंट है कि अस्तो माँ सदगमय और तमसो माँ ज्योतिगमय किस उसमें हुआ है, तो ये ऋग्वेद में हुआ है। और इसका अर्थ होता है, हे ईश्वर मुझे असत्य ज्ञान से, असत्य और अज्ञान से सत्य और ज्ञान की ओर ले चलो, और अंधकार से प्रकाश ज्ञान की ओर ले चलो। ये एक प्रार्थना कहा जाता है। फिर है सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये याद रखना। आज की क्लास यहीं पे। अब यहाँ पे किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकता है। समझ में आई आज की क्लास?